Hi friends, in this video we are going to see how your rank is calculated after MHCET. And before we understand the calculation of rank, we need to understand how percentile score is calculated. These calculations, the percentile score and the rank, is extremely important to be known for all students. Okay, so let's see how it goes. Last year in CET, there were a total of 2,76,166 candidates who appeared for the PCM exam. Some of these people gave only the PCM papers. उन्होंने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के पेपर दिए. कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने PCM के साथ बी भी दिया, बायोलॉजी भी दिया. ओके, नाउ 2,76,000 प्लस स्टूडेंट्स को एक ही साथ एग्जाम देना पॉसिबल तो है नहीं, बिकॉज दीज आर ऑनलाइन पेपर्स. तो इतने सारे कंप्यूटर्स और इतनी सारी स्पेस अवेलेबिलिटी तो होती नहीं है. सो व्हाट इज डन इज, इनको अलग अलग शिफ्ट्स में बांटा जाता है. आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 2 मई से लेके 13 मई तक पिछले साल एग्जाम चला था. एंड ऑन एवरी डे देयर वर 2 शिफ्ट्स, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून. ओके, दी शिफ्ट्स वर डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज. 2nd और 3rd को दोनों ही शिफ्ट्स में PCM के ही स्टूडेंट्स थे. आपको लास्ट कॉलम में दिख रहा है, दे वर ऑल PCM स्टूडेंट्स. Whereas, let's say 7th को morning shift was PCB students and afternoon shift was for PCMB students. Okay, so basically अगर हम PCM engineering aspirants की बात करें तो वो either PCM देने वाले हो सकते हैं या फिर PCMB देने वाले भी हो सकते हैं. उन्होंने बायोलॉजी जस्ट एज अ बैकअप रखा है. अगर उनको फार्मेसी जाना हो तो इसलिए एक बैकअप करके बायोलॉजी भी दिया है. बट बेसिकली totally 276,166 students gave the PCM papers. These students are competing for an engineering seat. Okay, now you will see कि total, look at these yellow arrows, these are all the PCM students. ये अलग अलग शिफ्ट्स है जहां पे PCM का पेपर देने वाले बच्चे आए थे. उनमें से कुछ PCMB के भी होंगे. तो 12 शिफ्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, 12 शिफ्ट्स. Now obviously the paper cannot be the same in all the shifts. Okay, paper तो अलग अलग ही होगा. Also, if you look at the number of candidates who gave the exam in each shift, you will find पहले ही दिन 2nd May को ही 28,000 plus students gave the morning shift का paper. 27,900 gave afternoon shift. Okay, तो thousands of students will be giving the paper एक साथ in a particular shift. Okay, ये number of students काफी huge होता है. Okay, now as we said कि पेपर तो सभी शिफ्ट्स के लिए सेम तो रख नहीं सकते, बिकॉज अगर सेम पेपर रखा या सिर्फ क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज किया तो जो बच्चे बाद में एग्जाम देंगे उनको बहुत बड़ा फायदा होगा, बिकॉज वो अपने फ्रेंड से पहले ही पता कर लेंगे क्या क्वेश्चंस आते हैं. इसलिए द क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट, दे आर रैंडमाइज्ड. ओके, तो एक रैंडम ऑर्डर में यू विल गेट डिफरेंट क्वेश्चंस इन ईच शिफ्ट. नाउ इसकी वजह से होता क्या है कि कभी कभार एक आध शिफ्ट में, just by a matter of luck, the paper might come out to be slightly tougher than another shift. Okay, ये हो सकता है और होता भी है. बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत फर्क तो ऑब्वियसली पड़ सकता है. तो अगर पकड़ के चलिए एक शिफ्ट में पेपर थोड़ा टफ था और एक शिफ्ट में पेपर थोड़ा सिंपल था, तो जिनका पेपर टफ था उन पे तो नाइंसाफी हो जाएगी, बिकॉज ऑल दो स्टूडेंट्स विल गेट 3, 4, 5 मार्क्स लेसर as compared to the other shift. and बच्चे का तो उसमें कोई फॉल्ट नहीं है. तो ये जो इनजस्टिस हो रही है कुछ बच्चों पे, बिकॉज देयर पेपर वाज अ लिटिल बिट टफर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स. ओके, ये क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेट अस सी दैट. ओके, बट इज द नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन क्लियर? That is because the question paper for each shift is different. The difficulty level of the exam in shifts could be different. Students in a particular shift may be at a disadvantage due to higher difficulty level. Okay, so let's see the calculation. ये normalization करने के लिए the most common way of doing it is by calculating percentile score. Percentile score. पहले we will just understand the calculation of percentile. ओके, उसके लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया है.
लेट्स अज्यूम कि सिर्फ 10 बच्चे एक शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हैं. द एक्चुअल फिगर कुड बी 28,000 30,000. एक बस कैलकुलेशन समझने के लिए लेट्स अज्यूम ओनली 10 कैंडिडेट्स गिव द एग्जाम इन अ शिफ्ट एंड उनके मार्क्स मैंने इस टेबल पे डाले हुए. तो कैंडिडेट नंबर 1 हैज गॉट 180 मार्क्स, कैंडिडेट नंबर 2 आल्सो हैज गॉट 180, 3 आल्सो हैज गॉट 180. तो ये मैंने उनकी मार्क्स के हिसाब से उनका रैंकिंग किया हुआ है. सो द लास्ट पर्सन इन दैट शिफ्ट गॉट 110 मार्क्स. उसका रैंक 10th आएगा इस पर्टिकुलर शिफ्ट में. ओके, और ऊपर देखोगे तो 3 बच्चे हैं जो टॉप पोजीशन पे है. ऑल 3 हैव गॉट 180. ओके, और बीच में भी कहीं कहीं पर टाई हो सकता है. 7th and 8th पोजीशन दोनों 140 पर है. ओके, नाउ let us look at the percentile calculation formula. The percentile score is given by number of candidates with marks less than that candidate. आपसे जितने बच्चों को कम मार्क्स मिले हैं ये न्यूमरेटर में आएगा. डिनोमिनेटर इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स माइनस नंबर ऑफ टॉपर्स. अभी देखने में ये फॉर्मूला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बट इस्तेमाल करने के लिए बहुत इजी है. लेट अस सी हाउ द कैलकुलेशन गोज. लुक एट द फर्स्ट स्टूडेंट 180 मार्क्स मिले उसको. तो इसके नीचे कितने बच्चे हैं? हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव गॉट मार्क्स लेस देन 180? द आंसर इज बिकॉज 3 लोग टॉप में सेम मार्क्स पे है, देयर आर 7 स्टूडेंट्स बिलो 187. सो न्यूमरेटर में आया 7. नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ मार्क्स लेस देन द कैंडिडेट, देयर आर 7 सच पीपल. डिनोमिनेटर नीचे टोटल कैंडिडेट्स 10 एंड टॉपर से 3. सो टोटल कैंडिडेट्स आर 10, उनमें से 3 सब्ट्रैक्ट किए टॉपर्स. तो ये रहा अपना कैलकुलेशन फॉर परसेंटाइल स्कोर एंड ऑफ कोर्स उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है. नाउ दिस कैलकुलेशन गिव्स यू 100 परसेंटाइल फॉर द फर्स्ट कैंडिडेट एंड सेम फॉर द सेकंड एंड थर्ड कैंडिडेट ऑल्सो. पहले तीनों ही कैंडिडेट्स को 100 परसेंटाइल मिला. ऑब्वियसली देयर आर 3 टॉपर्स tied at 180 marks, their percentile score will be 100. किसी दूसरी शिफ्ट में अगर वहां का टॉपर 175 पे है, ओके, लेट अस से द टॉपर इज एट 175, तो उस स्टूडेंट को भी 100 परसेंटाइल मिलेगा इवन दो उसके मार्क्स 5 कम है इस बच्चे से, बट स्टिल बिकॉज ही इज द टॉपर ऑफ दैट पर्टिकुलर शिफ्ट इट इज अज्यूम्ड दैट दैट पेपर मस्ट बी टफर. So that student at 175 will also get 100 percentile score. Okay, let's look at the next calculation. The fourth student is at 170. अभी 170 उसका CET में स्कोर है, तो कितने बच्चे उसके नीचे हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में? The answer is there are 6 students below him. 6 students. That's why numerator में 6 आया. The denominator 10 minus 3 is the same for all calculations. इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद मिलता है 85.7142857. Can you observe? We have taken 7 decimal places. अब सवाल ये उठेगा कि इतना 7 decimal places तक जाने की क्या जरूरत है? ओके, तो उसका सिंपल सा लॉजिक है. लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं और मार्क्स तो सिर्फ 200 है. So there will be thousands and thousands of students who will have the same score. Even within a particular shift. अगर 30,000 बच्चे एक शिफ्ट देते हैं तो उनमें से let us say 140 स्कोर वाले आराम से 4-5 हजार बच्चे हो सकते हैं या whatever number. Okay. Now, if there are so many students who have got the same score, then obviously ranking में तकलीफ होगी. ओके, उनकी फाइनली अपने को एक मेरिट लिस्ट बनानी है जिसके हिसाब से एडमिशन होगी. तो ये मेरिट लिस्ट बनाने के लिए टाई ब्रेकर्स होने जरूरी है. नाउ कैन यू सी कि बाय टेकिंग अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस व्हाट हैपेंस इज हर एक शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज डिफरेंट. हर एक शिफ्ट में सो किसी में 28,532 है, किसी में 30,149 है. तो द डिनोमिनेटर वाला फिगर इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर ईच शिफ्ट, जिससे इवन दो परसेंटाइल वैल्यू काफी क्लोज हो सकता है बट ये डेसिमल्स तो अलग अलग होने ही वाले हैं अक्रॉस डिफरेंट शिफ्ट्स. ओके, सो इट इज वेरी रेयर कि 2 अलग अलग शिफ्ट्स में 2 बच्चे हैं तो उनका परसेंटाइल स्कोर सेम आए, बिकॉज 7 डेसिमल तक वो सेम फिगर रिपीट होना बहुत ही रेयर है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो ये टाई
मिनिमाइज करने के लिए 7 decimal places are taken. Okay, we have already seen 3 toppers. Their percentile scores will be 100, and the last ranked student, his percentile score is going to be 0. Okay, because if you look at the calculation, the number of students below this last student will be 0. उसके नीचे तो कोई भी नहीं है, तो obviously उसका 0 percentile आएगा. Okay, समझने वाली बात यह है, अगर आपको 50 परसेंटाइल स्कोर मिला हुआ है, 50 परसेंटाइल, तो रफली उसका मीनिंग ये होता है कि half the people from your shift have scored above you and roughly half the people of your shift have scored below you. That means you are at 50 percentile score. If your percentile score is 90, it means 10% of the total students in your shift have scored above you, 90% have scored below you. Okay, ये उसका basic meaning हो जाता है. Okay, so once again, just because 2 students have the same score, if they are from 2 different shifts, their percentile score will be different. Okay, but if 2 students with the same score from the same shift, then their percentile scores will be same. I hope this calculation is clear to everyone. Now, after your CET exam is over, the score sheet that is given to you, assuming you are a PCM student, let's say, look at this sheet here. If you're a PCM student, there will be 4 different percentile scores that you will get. One will be your total PCM percentile. ये जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको कैलकुलेशन बताया, उसके साथ आपको मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी परसेंटाइल स्कोर्स मिलेंगे. ये क्या है? तो सेम कैलकुलेशन, आपको मैथ्स में आपका जो स्कोर है, ओनली इन मैथ्स, उसके हिसाब से विद इन योर शिफ्ट your percentile will be calculated. Same for chemistry, same for physics. Okay, so your percentile score for each individual subject, PCM, as well as your total PCM, ये 4 फिगर्स आपको आपके स्कोर शीट में मिलने वाले हैं. अगर किसी बच्चे ने बायोलॉजी दिया है तो उसको PCM B चारों का आ जाएगा. Okay, but here we are assuming the student is a PCM student. Now, obviously the most important is your total PCM percentile, because आपकी रैंकिंग इस हिसाब से होती है. The most important is definitely this, but as I told you, it is quite possible that so many students are giving the paper, तो 2 बच्चे सेम परसेंटाइल स्कोर पे हो सकते हैं, खास करके अगर वो एक ही शिफ्ट से है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं. तो रैंकिंग लेने के लिए उनमें एक टाई ब्रेकर रखना ही पड़ेगा, ताकि वी नो विच स्टूडेंट इज गोइंग टू बी रैंक्ड हायर और कौन नीचे आएगा. अभी ये रैंकिंग कैसे होती है उसकी एक स्लाइड देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 2,76,000 स्टूडेंट्स ने सीईटी दिया है, इट डजंट मीन कि ऑल ऑफ देम विल अप्लाई फॉर एन इंजीनियरिंग सीट. ओके, क्वाइट पॉसिबल कि कोई इंजीनियरिंग के लिए आएगा ही नहीं, ही माइट गो इनटू मेडिकल, और कोई बोलेगा कि नहीं मुझे तो आईआईटी में ही जाना है, आई विल नॉट फिल द फॉर्म फॉर महाराष्ट्र कॉलेजेस. Okay, so let us say out of these 2,76,000, some of these students or most of these students will fill up the online form for the centralized admission process for CAP, for Maharashtra colleges for engineering. Now, ये जो बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, उनकी रैंकिंग लगेगी. Okay, not of all the students who gave CET, only those who apply for engineering colleges for Maharashtra, उनकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, जिसको हम स्टेट रैंक कहते हैं, एंड उसके हिसाब से एडमिशन होगा. नाउ ये स्टेट रैंक कैसे डिसाइड होता है? तो द फर्स्ट क्राइटेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द टोटल पीसीएम परसेंटाइल स्कोर, जो हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा. ऑब्वियसली वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, टोटल परसेंटाइल स्कोर. इन केस ऑफ अ टाई, in case the total percentile score of 2 students or more than 2 is same, then how do they break the tie? तो यहां पर जैसे हम लोग ने पिछले स्लाइड में देखा था कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी परसेंटाइल्स दिए जाते हैं. ओके, हियर यू विल फाइंड द मैक्सिमम प्रेफरेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द मैथमेटिक्स परसेंटाइल स्कोर. तो सबसे पहला टाई ब्रेकर रूल इज कि जिसका मैथ्स का परसेंटाइल स्कोर हायर है उसको हायर रैंक दिया जाएगा. अगर वो भी सेम है दोनों बच्चों का, तो फिर नेक्स्ट देखा जाएगा फिजिक्स.
सेकेंड रैंक फिजिक्स, एंड उसके बाद केमिस्ट्री. अगर फिजिक्स भी सेम है तो केमिस्ट्री. इट इज वेरी वेरी रेयर कि दो स्टूडेंट्स हैं जिनका टोटल पीसीएम परसेंटाइल भी सेम है, मैथ्स का परसेंटाइल भी सेम है, फिजिक्स का भी सेम है और केमिस्ट्री का भी सेम है. ये बहुत ही रेयर है. 7 डेसिमल्स तक वी हैव कैलकुलेटेड परसेंटेज. लेकिन अगर रेयर केस में ऐसे हो ही गया तो the last factor considered is the age of the candidate, meaning जो बच्चा एज में बड़ा है उसको बेटर रैंक दिया जाता है. हायर एज स्टूडेंट इज गिवन प्रेफरेंस. अभी ये मुझे मत पूछिएगा कि अगर दोनों बच्चे सेम डे बॉर्न है तो क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है. ओके, बट इन जनरल दिस इज द मेथड फॉर डिसाइडिंग स्टेट रैंक्स, जिसके पहले एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की होती है. ओके, आई होप all of you have understood this process. Wish you all the best for your CET exams and for your admissions. Okay, if you like this video, please subscribe to our channel. Thank you.